Hey guys, welcome back to the explained section to examination series by UPSC गौर से पढ़ो. My name is Vibhu Gaur and I teach current affairs for UPSC. In the past 1 year, we have built a community of more than 70,000 followers on my Instagram channel and a family of more than 8,000 subscribers on our YouTube channel. In this series, we are covering the explained section of Indian Express, and following this series will give you a benefit of 10 to 15 marks in your UPSC Prelims 2026 and that's a guarantee. अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि भाई साहब यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन इस सेक्शन से एग्जाम में पूछता है. अगर आपने इस सीरीज का पहला लेक्चर नहीं देखा है ना, तो जरा जाकर उसको देखिए, आपको समझ आएगा कि कैसे डायरेक्ट एज इट इज कॉपी पेस्ट क्वेश्चन यूपीएससी इस सेक्शन से पूछता है. इसीलिए वी आर कवरिंग दिस सीरीज एंड दिस सीरीज इज कंप्लीटली फोकस्ड ऑन प्रीलिम्स. मेंस की बात जरा हम कम करेंगे. अच्छा जी, बिफोर वी बिगिन दो बातें और. Number one, the notes that you will see in this video will be provided on my Telegram channel. The link of the Telegram channel is in the description of this video. उसी के साथ में ड्यूरिंग द वीडियो यू विल गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चंस का आंसर सोचना है और मुझे लास्ट में कमेंट्स में जरूर बता के जाना है दैट आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए. ठीक है जी, इस बात को याद रखेंगे. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द एक्सप्लेन्ड सेक्शन फ्रॉम 23rd of June till 29th of June. चलिए भैया शुरू करते हैं सवाल के साथ. अरे भैया, आप तो क्लास की शुरुआत हमेशा सवाल के साथ ही करते हैं. देखो, क्लास की शुरुआत सवाल के साथ ही बनती है. वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन का आंसर सोच के बताओ. आई होप अब तक आपने सोच लिया होगा. जरा हम भी क्वेश्चन को पढ़ते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूरेनियम एनरिचमेंट. क्या बात है, यूरेनियम की बात हो रही है. स्टेटमेंट नंबर 1, नेचुरली अकरिंग यूरेनियम इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ द आइसोटोप U238. भैया हमें तो यही नहीं मालूम कि आइसोटोप क्या होता है. कोई नहीं, अभी मालूम पड़ जाएगा. Going from 20% to 90% enrichment of U235, जो कि एक आइसोटोप है, takes about 90% of the total efforts required to reach weapon grade uranium. अब भाई 20% से 90% जाना है तो एफर्ट तो लगेगा. स्टेटमेंट तो सही लग रही है. चलो देखते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे आइसोटोप क्या होता है. अरे कुछ नहीं होता, बस न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस होता है. देखो, यूरेनियम का 238 आइसोटोप, प्रोटॉन कितने हैं 92, न्यूट्रॉन्स कितने हैं 146. ऐसे ही यूरेनियम 235, प्रोटॉन्स कितने हैं 92 और न्यूट्रॉन्स कितने हैं 143. न्यूट्रॉन्स चेंज हो गए कि नहीं चेंज हो गए? जैसे ही न्यूट्रॉन चेंज हुए आइसोटोप चेंज हो गया. नाउ इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दीज आइसोटोप एटम्स एंड एवरीथिंग, गो टू माय टेलीग्राम चैनल. वहां पर आपको एक पीडीएफ मिलेगी, वन शॉट न्यूक्लियर एनर्जी. जरा जाकर उस पीडीएफ को डाउनलोड करो. न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में सब कुछ उस पीडीएफ में अवेलेबल है. वहां से जाकर पढ़ लो, एकदम बेसिक से एडवांस. ठीक है जी, तो हमको आइसोटोप तो समझ आया भैया. अब जरा एनरिचमेंट पे आते हैं. देखो, एनरिचमेंट में क्या लिखा है, कैसे होती है ये एनरिचमेंट और होती क्या है ये एनरिचमेंट. सबसे पहले जो नेचुरल फॉर्म में यूरेनियम मिलेगा ना, उसमें जो U235 आइसोटोप है वो बहुत कम होता है, 0.7%. नेचुरल यूरेनियम आपने निकाला, माइन करा, उसमें तो U235 बहुत कम है. U235 एक आइसोटोप है, ये हमने जान लिया. अब जैसे जैसे U235 का परसेंटेज इंक्रीज होगा, ये वेपन ग्रेड यूरेनियम बनता जाएगा. अगर आप देखेंगे 5% अगर हो गया तो भाई साहब लो एनरिच्ड यूरेनियम, अगर 20% हो गया तो हाई एनरिच्ड यूरेनियम, और अगर 90% हो गया ना तो भैया तबाही ही तबाही है. ठीक है, समझ गए. अब जरा इस पैराग्राफ को पढ़ो. अकॉर्डिंग टू द IAEA यूपीएससी का बड़ा फेवरेट है, बहुत बार सवाल आया है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ईरान हैज 400 kg ऑफ यूरेनियम दैट इज ऑलरेडी एनरिच्ड टू 60%. देख रहे हो, 60% एनरिचमेंट करके बैठे हैं, तभी तो बॉम्ब किया है. ठीक है जी, जस्ट अ फ्यू स्टेप्स अवे फ्रॉम 90% जो कि वेपन ग्रेड होता है. ठीक है, अब पहले तो ये देखो, स्टेटमेंट नंबर 1, नेचुरली अकरिंग यूरेनियम इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ द U238 आइसोटोप. एब्सोल्युटली करेक्ट. U235 तो बहुत कम होता है, मैक्सिमम U238 ही होता है. तो ये बात तो बिल्कुल सही है. अब जरा सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं. ये लाइन पढ़ो. Going from uranium's natural state of 0.7% concentration of U235 to 20% takes about 90% of the effort. है ना कमाल की बात. इस बात को दिमाग में बिठा लो भाई साहब. 0.7% से हाँ जी 20% जाने में सबसे ज्यादा मेहनत लगती है, और ये भाई साहब तो 60% पे बैठे हैं. तभी तो ऑरेंज हेयर उछल रहे हैं, वरना कैसे. समझे कि नहीं समझे? बाकी
IAEA के बारे में सब कुछ यहां लिख के दे दिया है, इसको भी एक बार पढ़ लेना, क्या क्या चीजें होती हैं, एडिशनल प्रोटोकॉल होता है, इंडिया ने क्या रेटिफाई करा है, उसी के बेसिस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था। PYQ भी मैंने अटैच कर दिया है। सेकंड स्टेटमेंट एकदम गलत है, ऑपोजिट बात लिख दी है भैया। 20% तक जाने में 90% एफर्ट लगता है, उसके बाद तो मौजा ही मौजा। तो आंसर क्या हो गया? 1 ओनली। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अरे भैया ये क्या है, देखो क्या है। आप लोगों को एक बात तो मालूम होगी, दैट वी आर ब्लेंडिंग एथेनॉल विद पेट्रोल। ये बात आपको मालूम है, बायोफ्यूल होता है कि नहीं होता, और हमारे एनवायरमेंट के लिए अच्छा होता है। ये परसेंटेज ब्लेंडिंग की बढ़ती ही जा रही है, ये बात तो मालूम है। अब एथेनॉल बनता किससे है? एथेनॉल बनाने के लिए आपको एक फीड स्टॉक लगता है। पहले वो फीड स्टॉक कहां से आता था? बिल्कुल शुगर केन से आता था। शुगर केन से आता है मोलासेस, और उससे बनता है एथेनॉल। ये बात आपको मालूम है। अगर आप देखोगे 2013, 14, 17, 18 तक मेजॉरिटी जितना भी एथेनॉल बन रहा था वो शुगर केन से बन रहा था। लेकिन उसके बाद एंट्री होती है ग्रेन की। कौन सी ग्रेन की? मेज की। ठीक है, मेज यानी कि मक्का। अब जो फीड स्टॉक है एथेनॉल का वो बन चुका है मेज। अब मेज इस शुगर केन को रिप्लेस कर रहा है। ये शुगर केन की बात तो मैंने आपसे कर दी, अब हमको मेज के बारे में पढ़ना है। तो मेज के बारे में पहले कुछ बेसिक बातें, दैट भाई 60% गोस एज अ फीड स्टॉक फॉर पोल्ट्री, बर्ड्स एंड लाइव स्टॉक। ये मेजॉरिटी यूज होता है मेज का, लेकिन अब ये एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए भी, मतलब एथेनॉल की प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, बात ज्यादा बेटर तब समझ आएगी जब हम इस सवाल को देखेंगे। पॉज करो और जवाब सोचो। ठीक है भैया, देखते हैं। पहले कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मेज एंड व्हीट। अच्छा, व्हीट को भी आप पार्टी में ले आए। India's first waxy maize hybrid, better suited for ethanol production due to its high amylopectin content, has been developed by the Indian Agricultural Research Institute। भैया हमें कुछ नहीं पता, एकदम जीरो, नील बटा सन्नाटा। आगे बढ़ो, हम बस मान लेंगे मन में कि ठीक ही होगा। जब कुछ नहीं दिखता तो यही दिखता है, इग्नोरेंस इज ब्लिस, है ना। चलो सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। मेज स्टार्च इज वाइडली यूज्ड एज अ थिकनर, ब्लेंड, बाइंडर, एमल्सिफायर एंड टेक्सचर एनहेंसर इन द फूड इंडस्ट्री। होता ही होगा, है कि नहीं? ऐसी स्टेटमेंट तो ऐसे ही आंसर होती हैं। मेज इज प्राइमरीली क्रॉस पॉलिनेटेड वेयर एज व्हीट इज सेल्फ पॉलिनेटेड। भैया हमारे तो कॉन्सेप्ट ही हिल गए, क्या करें क्या ना करें, क्यों टेंशन लेते हो? पहले ये बताओ, ये जो डेवलपमेंट हो रही है, अच्छा एक काम करो, ये सब छोड़ो, बीच में डाइट कोक पीते रहनी चाहिए, ठीक है, तभी क्लास बढ़िया चलती है। तो पी ले, ये बताओ, ठीक है। चीयर्स। अब सोचो क्या बात हो रही है। मेज शुगर केन को रिप्लेस कर रही है। रिप्लेस किस चीज में कर रही है? एथेनॉल की प्रोडक्शन में। इकोनॉमी के लिए, एनवायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट थीम है कि नहीं है? तो मेज एक फोकस पॉइंट बनता जा रहा है, इसीलिए हमको मेज के बारे में चीजें मालूम होनी चाहिए। कभी ना कभी यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो दो बातें, सबसे पहले इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने क्या बनाया है? इंडिया फर्स्ट वैक्सी मेज हाइब्रिड विद हाई एमाइलोपेक्टिन स्टार्च कंटेंट। हाँ जी, देखो क्या लिखा है, मेकिंग इट बेटर सूटेड फॉर एथेनॉल प्रोडक्शन। अब अगर एथेनॉल प्रोडक्शन करनी ही है तो बढ़िया क्वालिटी की मेज बनाओ ना। तो यही काम हमने करा है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, चलो पिक्चर ने डांस कर लिया, कोई बात नहीं, तो ये बात तो याद हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, द ग्रीन रेवोल्यूशन इन व्हीट एंड राइस, ये हमें मालूम है हुआ था, फार्मर्स का बेनिफिट भी हुआ था, हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट भी था। लेकिन ये सब छोड़ो, बात जरा इस पे ध्यान दो। बीइंग सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट्स, देयर फ्लावर्स, ये बात हो रही है व्हीट की, contain both the male and female reproductive organs. These crops aren't, हाँ जी, amenable to hybridization. This is against maize, whose cross-pollinating nature, हाँ जी, the male and the female parts are located in different areas of the plant, makes hybrid breeding commercially viable. मेज कमर्शियली वायबल हो जाती है बिकॉज ऑफ इट्स क्रॉस पॉलिनेटिंग नेचर। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और किसी दिन ये एग्जाम में आया तो भाई साहब गायब, सब गायब, ठीक है। तो यहां पर अगर हम स्टेटमेंट्स को देखें, स्टेटमेंट नंबर 1 एकदम सही, स्टेटमेंट नंबर 2 हमने, अगर आपने ध्यान दिया होगा, यहां पर भी लिखी थी भाई, ये जो मेज है इसका स्टार्च हर जगह ही यूज होता है, फूड इंडस्ट्री में तो बहुत यूज होता है। सेकंड स्टेटमेंट एकदम ठीक है। एंड थर्ड स्टेटमेंट, मेज इज प्राइमरीली क्रॉस पॉलिनेटेड वेयर एज वीट इज मेनली सेल्फ पॉलिनेटेड, ये स्टेटमेंट भी एकदम 100% ठीक है। आंसर हो गया 1, 2 एंड 3 ओनली, ठीक है जी। आई होप आपका भी आंसर सही था, नहीं भी था तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, धीरे धीरे सारी चीजें सही हो जाएंगी, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे भैया ये कहां ले आए? हम आपको ले आए ओशंस में। आज आपको हम मिलवाएंगे शार्क से, ऑर्कास से। पहले बताओ, ये ऑर्कास शार्क होती हैं क्या? अरे भैया हमें नहीं पता क्या होती हैं, देखा तो है हमने कई बार इनको, ठीक है कोई नहीं, अभी देखते हैं, पहले सवाल देखेंगे, जरा पॉज करो और जवाब दो। हाँ जी, थोड़ा सा दिमाग हिला कि नहीं हिला? भैया हिला तो सही। ऑल शार्क ले एग्स। अब यार शार्क्स में भी क्या डिफरेंट डिफरेंट होता है, क्या पता होता हो। अच्छा, ऑल डॉल्फिन्स आर वेल्स बट नॉट ऑल वेल्स आर डॉल्फिन्स। अरे भैया सी सेट की याद आ गई, ऑल डॉल्फिन्स आर वेल्स, वेल्स डॉल्फिन, हम तो कंफ्यूज हो गए, कोई बात नहीं। ऑर्कास आर अ टाइप ऑफ शार्क,
खतरनाक तो दिखती हैं, अरे नहीं भैया क्यूट दिखती हैं, क्या बोल रहे हो आप, ठीक है वो भी क्यूट दिखती थी, चलो छोड़ो। वेल्स आर मैमल्स वेयर एज शार्क्स आर फिश। ओके, अब ये क्या कंफ्यूजन है, ये भैया लग तो रहा है ठीक है, हाँ वेल्स मैमल्स ठीक है, सुना सुना सा लग रहा है, शार्क्स तो फिश ही होती हैं, कोई बात नहीं। जरा ना इस छोटे से डायग्राम को देखो, मरीन स्पीशीज एमएस बना लेना इसको अपने नोट्स में, जब ये नोट्स आपको मिले। हमने इसको दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, पढ़ लो ध्यान से। एक होती है शार्क्स, दूसरी होती है वेल्स। कमाल की बात क्या है, ये देख रहे हो, गोले के अंदर गोला, हाँ जी गोले के अंदर गोला। डॉल्फिन्स, ऑल डॉल्फिन्स आर वेल्स बट नॉट ऑल वेल्स आर डॉल्फिन्स, इस बात को याद कर लो। सारी डॉल्फिन्स एक तरह की वेल ही हैं, पर सारी वेल्स डॉल्फिन्स नहीं होती हैं, ठीक है। अच्छा तो भैया शार्क होता है, वेल्स होती हैं, उसके बीच में वेल्स के अंदर डॉल्फिन्स होती हैं, वेल्स मैमल्स होती हैं, शार्क्स फिश होती हैं। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। अब आते हैं आगे, ये जो ऑर्काज होती है ना क्यूट सी, भैया ये होती है डॉल्फिन। ऑर्काज आर दी लार्जेस्ट मेंबर ऑफ डॉल्फिन फैमिली, ऑल्दो इनको किलर वेल बोला जाता है, ठीक है। तो डॉल्फिन है ये, तो वेल भी है इसका मतलब, पर हाँ दे बिलोंग टू द डॉल्फिन फैमिली, इस बात को याद रखेंगे और इनके बारे में थोड़ी और बातें पढ़ लेना, ठीक है। अब ये देखो शार्क्स के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात, शार्क्स ना भैया अलग अलग तरह से रिप्रोड्यूस करती हैं, मतलब बच्चे देती हैं। इनके मल्टीपल वेज होते हैं, कुछ डायरेक्टली लाइफ बियरिंग, सीधा सीधा द शार्क कैरीज द पप्स इनसाइड अंटिल दे आर रेडी टू बी बॉर्न, ठीक है। उसके अलावा कुछ शार्क्स ऐसी हैं जो एग्स भी देती हैं। तो जो ये स्टेटमेंट हुई ऑल शार्क ले एग्स, एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो जरा इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें, स्टेटमेंट नंबर 1 है गलत, ऑल डॉल्फिन्स आर वेल्स बट नॉट ऑल वेल्स आर डॉल्फिन्स एकदम सही, ऑर्कास आर अ टाइप ऑफ शार्क एकदम गलत, ऑर्कास तो डॉल्फिन होती हैं, वेल्स आर मैमल्स वेयरएज शार्क्स आर फिश, एब्सोल्युटली करेक्ट। आंसर क्या हो गया, 2 and 4 ओनली, ठीक है। उसी के अलावा शार्क्स इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं, वाई दे आर इंपॉर्टेंट, उसके बारे में यहां पर लिखा है, पढ़ लेना, ठीक है जी। चलो आगे चले, मजा आ रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है भैया। चलो भैया हम आपको ले चले कहां पर, वर्ल्ड बैंक के इस रिपोर्ट पर, पॉवर्टी लाइन पर, और पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के कॉन्सेप्ट पर। देखो अगर मैं आपसे बोलूं $1 है 10 रुपए का, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट सुनते हो कि नहीं सुनते, $1 80 रुपए का है, 90 रुपए का है। अभी हम अपने कन्वीनियंस के लिए ये मान लेते हैं कि $1 है 10 रुपए का, ठीक है भैया। अब आपका सिलेक्शन हो गया फॉरेन सर्विस में, आप पहुंच गए भैया पेरिस, नहीं पेरिस तो नहीं, आप पहुंच गए चलो न्यूयॉर्क, ठीक है। वहां आपने ऑर्डर करी कॉफी, आज कॉफी पियेंगे। आप जो राजेंद्र नगर में चाय पीते थे, अब आप न्यूयॉर्क में बैठ के कॉफी पी रहे हो, वॉशिंगटन डीसी में कॉफी पी रहे हो। आप देख रहे हो यार यहाँ कॉफी आती है $1 की, $1 की एक कॉफी आती है, क्या बढ़िया तरीके से देखो कॉफी मिलती है, मजे ही मजे हैं लाइफ में। आपको याद आती है आपके राजेंद्र नगर के दिनों की, जहां आप कॉफी पिया करते थे या चाय पिया करते थे, चलो कॉफी चाय एक ही मान लो, इसको कॉफी समझ लो, ठीक है। वहां पे आप बोलते थे भैया 2 डाल दो, 2 पैकेट, हमें क्लास अटेंड करनी है लंबी, ठीक है जी कोई बात नहीं। वो जो कॉफी है जो राजेंद्र नगर में मिलती है, अगर $1 10 रुपए का है और न्यूयॉर्क में कॉफी मिल रही है $1 की, तो टेक्निकली इंडिया के राजेंद्र नगर में वो कॉफी 10 रुपए की मिलनी चाहिए, है कि नहीं। लेकिन आपको तो याद आता है कि यार नहीं, हम तो कॉफी के लिए 5 रुपए देते थे। तो ये क्या हुआ, $1 इज इक्वल टू 5 रुपीज, ये हुआ आपका पीपीपी बेस्ड एक्सचेंज रेट, जो कि कमोडिटी के प्राइस पर बेस्ड है। ये बात समझ आई। तो अगर आप देखेंगे मार्केट बेस्ड रेट तो है $1 इज इक्वल टू 10 रुपीज, लेकिन एक्चुअल रेट क्या है, $1 इज इक्वल टू 5 रुपीज। तो अगर मैं आपको बोलूं कि पावर्टी लाइन वर्ल्ड बैंक ने बोली है $3, तो टेक्निकली अगर आप सोच के बोले, तो अगर $3 पावर्टी लाइन है, $3, तो इंडिया में वो 3 इंटू 10 30 रुपीज होनी चाहिए, है कि नहीं। ऐसा तब होगा जब हम मार्केट रेट बेस्ड पर पॉवर्टी लाइन को कन्वर्ट करेंगे, बट पॉवर्टी लाइन का कैलकुलेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ पीपीपी बेस्ड मार्केट रेट, सॉरी पीपीपी बेस्ड रेट, ठीक है, नॉट मार्केट रेट, पीपीपी बेस्ड रेट, एक्सचेंज रेट जो होता है, ठीक है। तो यानी कि अगर $3 है भैया पॉवर्टी लाइन, तो वो इंडिया में कितनी हो गई, 3 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 15 रुपीज, है कि नहीं। अब अगर आप उन्हें एक्चुअल फिगर्स के साथ कंपेयर करोगे, तो अप्रोक्सीमेटली जो पीपीपी बेस्ड रेट है वो 20.5 है, इफ आई एम करेक्ट। $3 की पॉवर्टी लाइन वर्ल्ड बैंक ने बोली है, तो वो कन्वर्ट करके आता है 62 रुपीज, ना कि, अब आप सोच के देखो $3 को आप एक्चुअल मार्केट रेट के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे तो 300 के करीब आएगा, लेकिन है कितना 62, बिकॉज हमने यूज किया है पीपीपी बेस्ड रेट। तो यही बात याद रखनी है कि वर्ल्ड बैंक की जो पॉवर्टी लाइन है, जब हम उसे कन्वर्ट करते हैं तो हम पीपीपी बेसिस पर करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट भी आई होप आपको समझ आ चुका होगा। जाते जाते एक छोटी सी बात और, अगर आपको मैं बोलूं कि भैया इंडिया की जीडीपी 100 रुपीज है, तो अगर आप इसको मार्केट रेट के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे तो आपकी इकोनॉमी आएगी कितना, 100 डिवाइडेड बाय 10 रुपीज दैट इज इक्वल्स टू $10। लेकिन अगर आप इसको पीपीपी बेस्ड रेट पर कन्वर्ट करेंगे तो आपकी इकोनॉमी कितनी आएगी, $20।
सो आपको ये बात देख के समझ आई दैट व्हेन वी यूज पीपीपी बेस्ड रेट योर इकोनॉमी इज इन्फ्लेटेड, है कि नहीं? इसीलिए आप देखेंगे हम जो अभी रिसेंटली फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बने हैं वो तो नॉर्मल रेट के हिसाब से बने हैं, बट एज पर पीपीपी वी आर ऑलरेडी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी सिंस 2010। है ना कमाल की बात? चलिए आगे चलते हैं, जरा इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं, पर कॉन्सेप्ट पे आने से पहले जरा इस क्वेश्चन का आंसर सोच के मेरे को बताओ। क्या है क्वेश्चन? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ब्लड शुगर रेगुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है जी, अरे भाई क्वेश्चन नॉर्मल रह जा। स्टेटमेंट नंबर 1 इसको पढ़ते हैं। इंसुलिन हेल्प्स रेगुलेट ब्लड शुगर बाय प्रमोटिंग द अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय सेल्स एंड स्टिमुलेटिंग द लिवर टू स्टोर एक्सेस ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन। अच्छा जी, होता होगा कुछ। अच्छा, ग्लूकागोन हार्मोन, अब ये क्या होता है देखेंगे। स्टिमुलेट्स द लिवर टू ब्रेक डाउन स्टोर्ड ग्लाइकोजन एंड रिलीज ग्लूकोज इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है। Third statement, there are currently no medicines, no known medicines that can inhibit यानी कि रोकना the action of the glucagon hormone। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझते हैं एक डायग्राम से। ये देखो क्या है डायग्राम। अगर मैं आपको बोलूं ये है आपकी ब्लड स्ट्रीम, अरे येलो कलर की ब्लड स्ट्रीम तो ना होती है भाई, अरे भाई क्या हो गया, ये तो बहुत बड़ी बन गई। ये है आपकी ब्लड स्ट्रीम, जरा इसको थोड़ा सा कलर कर देते हैं। ठीक है, अब लो जी, अब क्या हुआ, ये ब्लड स्ट्रीम है। आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाए, आप बर्गर खा रहे थे, आपने कहा भाई बड़ा मजा आ रहा है, टेस्टी है। खाना खाया, कार्ब्स खाए, वो कन्वर्ट हुए ग्लूकोज में और एंटर कर गए कहां? आपकी ब्लड स्ट्रीम में। अब आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर ग्लूकोज है, यस या नो? ये ग्लूकोज है। अब इंसुलिन क्या करता है? यहां पर आपका सेल है, ये आपका सेल है, अलग अलग आपके जो ऑर्गन्स हैं उनके सेल्स हैं। तो इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन हेल्प करता है इस ग्लूकोज को, अगर हम कहें ये जो ग्लूकोज है आपकी, इस ग्लूकोज को यहां ट्रांसफर करने में। ये जो ग्लूकोज है ये सेल में आ जाएगी। ठीक है भाई, ये बात समझ आती है? ग्लूकोज कहां आ गई? सेल में। तो जब सेल में ग्लूकोज आ जाएगा तो वो यहां से तो गायब हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो सेल में चला गया। तो आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर ग्लूकोज लेवल कम हो गया, है कि नहीं? अब दूसरी बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है दैट एक हार्मोन होता है हमारी बॉडी में जिसका नाम होता है क्या? उसका नाम होता है ग्लूकागॉन हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है? जब ये हार्मोन सिक्रीट होता है तो ये बोलता है लिवर को कि हाँ भाई सुन, हेलो, ये जो आपने ग्लूकोज स्टोर कर रखा है ना, इस ग्लूकोज को निकाल कर वापस ब्लड स्ट्रीम में डाल दो। मतलब यहां से ग्लूकोज हटा और कहां पहुंच गया? ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा कि नहीं पहुंचा? अरे बाप रे, रुको भैया, यहां से यहां आ गया। ठीक है, अब अगर आप सोच पा रहे हैं तो ब्लड स्ट्रीम के अंदर हाई ग्लूकोज इज नॉट गुड, यस या नो? सो इफ वी हैव टू मैनेज डायबिटीज, if we have to manage obesity, we have to do two things. Number 1, बॉडी में इंसुलिन ठीक से रहे ताकि जो ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज है वो सेल्स में जा सके। एंड नंबर 2, जो ये ग्लूकागॉन हार्मोन है ये थोड़ा औकात में रहे ताकि लिवर से वापस ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में ना जाए। तो हमको करना क्या है? ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज को कम रखना है, तो ग्लूकागॉन हार्मोन को कंट्रोल में रखना है और उसी के साथ में इंसुलिन को बैलेंस रखना है। इंसुलिन कौन प्रोड्यूस करता है? पैनक्रियाज। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो ये भैया 2 ड्रग्स हैं जिनकी बात चल रही है। क्या ड्रग्स हैं? GLP-1 ड्रग्स, इनका नाम ये पढ़ सकते हो, ये है। ठीक है, ये नाम के ये ड्रग्स हैं। ये करते क्या है? ये ड्रग्स कुछ नहीं करते, जो हमने अभी बातें डिस्कस करी ये वही करते हैं। आप देखोगे यहां पर नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज, हाई ब्लड ग्लूकोज। तो अगर आप इस ड्रग को कंज्यूम करते हैं तो क्या होता है? एक तो ध्यान से सुनना, आपका इंसुलिन रेगुलेट रहता है। ठीक है, इंसुलिन ठीक रहेगा तो जो ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज है वो सेल में जाता रहेगा आराम से। और दूसरा, ये ड्रग्स, ये जो ग्लूकागॉन हार्मोन है इसको इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं, ताकि जो आपका लिवर जो स्टोर्ड ग्लूकोज है उसको वापस ब्लड स्ट्रीम में ना भेजे। उसी के साथ दीज ड्रग्स दे मेक यू फील सेशिएटेड, यानी कि आपको लगता है कि आपने खाना वाना खा रखा है, और आपकी डाइजेशन को स्लो करते हैं सो दैट द कार्ब्स दे डोंट गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज इमीडिएटली एंड दे डोंट एंटर द ब्लड स्ट्रीम इमीडिएटली। तो आपको वो स्पाइक नहीं मिलता है। ठीक है, तो उससे ही आपकी जो डायबिटीज है वगैरह वो सब कंट्रोल रहती है, और इसीलिए आपको डाइट कोक पीनी चाहिए कंट्रोल में, क्योंकि इसमें शुगर नहीं होता है और ये ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करती है। ठीक है जी, चलिए यही रीजन था कि आज मैं इसको लेके बैठा था। अगर आप अब ध्यान से इन तीनों स्टेटमेंट्स को पढ़ोगे आप समझ पाओगे स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2 आर एब्सोल्युटली करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट गलत है भैया, ये रही नॉन मेडिसिन, इसीलिए आंसर हो गया क्या? आंसर हो गया इसका ओनली 2। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। छोटी छोटी बातें हैं ये भैया, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है लेकिन आपको ये खुद ही करना है। क्यों? जरा क्वेश्चन को पढ़ो और इसका जवाब दो। ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, आपको एक छोटी सी न्यूज एक्सप्लेन सेक्शन में मिली होगी अबाउट दिस ओल्डेस्ट रॉक फाउंड इन कनाडा। अब यहां से मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि भाई यूपीएससी क्वेश्चन बना सकता है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल एक बार को मालूम होना चाहिए मोटा मोटा। उसी के साथ में रॉक साइकिल आपका एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, मैंने यहां पर अटैच करके दे दिया है। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं एक बार
पढ़ लेना। अब अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे आपको समझ आएगा कि भैया स्टेटमेंट नंबर 1 एकदम परफेक्ट है, 2 भी एकदम ठीक है, थर्ड में थोड़ा हमने ऊपर नीचे कर दिया था, तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 एंड 2 ओनली। सिंपल है, यहां पे पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये है भैया एक मैप, यहां पर यूएस के जितने भी मिलिट्री बेसेस हैं ये मिडिल ईस्ट में ये मेंशन्ड है। जो ब्लू वाले हैं इनको पढ़ लेना, और सबसे इंपॉर्टेंट है अल उदैद एयरबेस, जो कि कहां है, कतर में, ये न्यूज में था, इसको भी एक बार देख लेना। ठीक है, उसके बाद चलते हैं बिहार। आइए ना हमरा बिहार में। ठीक है भैया, वहां पर हो रहा है रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। तो जो लोग 2003 के बाद ऐड हुए थे, ठीक है, उनको बोला गया है कि भैया सिटीजनशिप का प्रूफ लाना है। और ये जितनी भी कंडीशन बोली गई है ना, ये कहीं ना कहीं लिंक्ड है आपके सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 से। अब यहां पर एक बार मैंने पढ़ाया था, ये पैराग्राफ न्यूज में आया था। अगर आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे और इस टाइमलाइन को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि देखो क्या था भाई। सबसे पहले पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया था सिटीजनशिप एक्ट 1955, और इंडिया में बर्थ राइट सिटीजनशिप थी, मतलब कोई भी पैदा हुआ इंडिया में उसको आप सिटीजनशिप देंगे। ठीक है, उसके अलावा एक अमेंडमेंट करी गई थी 1986 में। 1986 की अमेंडमेंट के बारे में बाद क्या बोला गया था, दैट ऑल चिल्ड्रन बोर्न आफ्टर द अमेंडमेंट केम इनटू फोर्स वुड ओनली बिकम सिटीजंस इफ ईदर ऑफ द पेरेंट्स वर इंडियन सिटीजंस, मार्किंग द एंड ऑफ बर्थ राइट सिटीजनशिप इन इंडिया। ठीक है, अच्छा, फिर एक अमेंडमेंट करी गई 2003 में। वहां बोला गया कि नहीं नहीं नहीं, इधर नहीं भैया, कंडीशन क्या है, दैट नो पेरेंट शुड बी एन इलीगल इमिग्रेंट। ठीक है, उसके बेसिस पर ये टाइमलाइन मैंने बनाई, एक बार इसको देख लेना। उसके बाद अपनी फेवरेट बुक लक्ष्मीकांत उसको उठाना, सिटीजनशिप के चैप्टर पर जाना और सिटीजनशिप के बारे में सारी चीजें एक बार पढ़ लेना। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। यूएन की एक डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसको एक बार देख लेना। आपको मालूम पड़ेगा कि ऐसी जो लास्ट टाइम कॉन्फ्रेंस हुई थी एडिस अबा में, वहां पर आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि आप कंक्लूजन में पेलते रहते हो वो आए थे। ठीक है, उसके अलावा एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आई थी, जैसे यूपीआई का क्वेश्चन मतलब आना ही था कभी ना कभी। अब ये डेवलपमेंट हुई है, इंडिया की कोस्ट लाइन चेंज हुई है, तो भैया यूपीएससी कभी ना कभी तो क्वेश्चन पूछेगा। कोई ऑप्शन नहीं है, प्लेन आपको इसका रट्टा मारना है और कोई ऑप्शन नहीं है। उसी के बेसिस पे सवाल बनाया है, आपको इनको ऑर्डर में याद करना है। यहां पर ऑर्डर में नहीं लिखा है, आपको ऑर्डर में याद करना है। यही सारे छोटे छोटे टॉपिक्स थे जो न्यूज में थे, भैया इनको एक बार पढ़ लेना। आई होप आपको ये नोट्स अच्छे लगते हैं, बड़ी मेहनत से भैया हम ये नोट्स बनाते हैं, बड़े सुंदर सुंदर नोट्स मैं बनाने की कोशिश करता हूं। अगर ये इनिशिएटिव आपको पसंद आ रहा है, आपकी करंट अफेयर्स प्रिपरेशन को ऑग्यूमेंट कर रहा है, उस पर वो तड़का लगा रहा है, तो कमेंट्स में मेरे को एक बार बता देना। वीडियोस को मैं जितना इंटरेक्टिव हो सकता है उतना बनाने की कोशिश करता हूं, ताकि आपका एंटरटेनमेंट भी साथ में होता रहे। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, और कमेंट्स में अगर कुछ बता के जाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। खास करके ये बात बताना कि तुम्हें कितने क्वेश्चन आते हैं, मालूम तो चले मेरे को कि आप लोगों की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। ठीक है, उसी के साथ में एज यू ऑल नो वी आल्सो हैव अ वेरी ब्यूटीफुली डिजाइंड करंट अफेयर्स कोर्स, जहां पे आपकी पूरी करंट अफेयर्स की कवरेज हो जाती है भैया। मेंस की अलग, प्रीलिम्स की अलग, आंसर राइटिंग भी है, मेंटोरशिप भी है, सारे फीचर्स मैंने यहां पे लिख दिए हैं। आप एक बार हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं www.godsepado.com। वहां पे आप हमारे कैंप कोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, हमारे नोट्स को देख सकते हैं, जहां आपको हर न्यूज़पेपर पीआईबी की कॉम्प्रीहेंसिव कवरेज मिलेगी। उसी के साथ में आपको कोई भी डाउट आए तो आप हमारे नंबर्स पे, सपोर्ट नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको यहां मिल जाएगा। और आप हमारे रिव्यूज को पढ़ सकते हैं, साथ में आप हमारे प्राइसिंग प्लान्स को भी देख सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह का प्लान आप चूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये था आज के लिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।